नमस्कार। आज हम बात करने वाले 10वीं क्लास के साइंस विषय की नहीं, सामाजिक विज्ञान की बात करने वाले हैं, सोशल साइंस की विषय की बात करने वाले हैं। जितना अभी तुम क्वेश्चन की थी, हेलो कृति, तो जितना भी क्वेश्चन की हो ना कि ये ऐसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन था, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन था, तो शॉर्ट क्वेश्चन के साइंस वाला सब हो गया है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन बाकी है। और सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में आज इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। 15 जितना भेजिए, पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन बता दिया जाएगा। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, तो सामाजिक विज्ञान और साइंस दोनों मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, ये देखो 15 को 2 नंबरिया। पहला सूक्ष्म वित्त योजना से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछेगा, हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, केवल हेडिंग लिखे हैं। तो इसको एक कैसे पूछेगा, सूक्ष्म वित्त योजना से आप क्या समझते हैं? ठीक ना, ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सूक्ष्म वित्त योजना क्या है, या फिर से इससे आप क्या समझते हैं? देखो, सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है, वित्त मतलब होता है रुपया प्रदान करना, फाइनेंस, रुपया आर्थिक मुहैया कराना। गरीबों का सपनों का पंख देने वाला योजना होता है। जो गरीब इंसान होता है ना, उसके पास पैसा नहीं होता है, तो क्या करता है, इस योजना के तहत कम दिन के लोन ले लेता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। इसलिए गरीबों के सपनों का पंख देने वाला योजना भी कहलाता है। ठीक है, तो कहना गरीबों के सपनों को पंख देने वाला योजना भी इसे कहा जाता है। तो अब लिखना, सूक्ष्म वित्त योजना एक ऐसी वित्तीय सेवा है जो कम आय वाले व्यक्ति या समूह को छोटे ऋण प्रदान करती है। मतलब कम से कम, मतलब छोटा ऋण का मतलब होता है कम रुपया उनको प्रदान करती है, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये ऋण आमतौर पर छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया जाता है, या घर का निर्माण करने के लिए किया जाता है, या अन्य जरूरी चीजें खरीदने के लिए ये ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक ना, तो ये क्या है बाबू? तो कहोगे एक ऐसा वित्तीय सेवा है जो कम आय वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। ठीक ना, इतना काम लिखोगे। इसकी विशेषता क्या है? इस योजना की विशेषता है छोटे ऋण प्रदान करना। ठीक है, ये ऋण आमतौर पर बड़ी राशि के नहीं होते हैं, छोटे राशि के होते हैं। कम रुपये इसमें दिया जाता है। सूक्ष्म वित्त योजना में कम पैसा दिया जाता है, बल्कि छोटे व्यवसाय या व्यक्ति जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। वित्त योजना हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हो? देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है ऐसा कंपनी जो एक से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक देशों में स्थापित होती हो और अपने उत्पादों को उत्पादन करती है, सेवा का बिक्री करती है, खरीद करती है, तो उसी को हम क्या करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो ऐसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करता हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो ऐसा कंपनी जो 2 या 2 से अधिक, उसी को 1 से अधिक भी बोल सकते हैं, 1 से अधिक देशों में अपने उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन करती है। उत्पादन मतलब वस्तु और उत्पादन मतलब पैदावार। उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन तथा बिक्री करती हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इन कंपनियों का मुख्यालय आमतौर पर एक देश में होता है। जैसे अगर जियो कंपनी की बात करो, रिलायंस की बात करो, टाटा की बात करो, तो उसका मुख्यालय भारत में है। लेकिन अन्य देशों में भी ये कंपनियां चलती है, ये अपना प्रोडक्ट उत्पादन करती है, लेकिन इनकी शाखाएं, कारखाना, कार्यालय दुनिया भर में फैला रहता है। उदाहरण के लिए देख सकते हो, एप्पल, सैमसंग, गूगल, ये सब कंपनी है जो ये तीनों। देखो, गूगल का है अमेरिका में, सैमसंग दक्षिणी कोरिया में, एप्पल अमेरिका में, लेकिन अन्य देशों में भी इसकी शाखाएं, इसकी कंपनियां चलती है। देखो कोको कोला, देखो कोको कोला अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में उसका मुख्यालय है, लेकिन हमारे देश में कोको कोला बनता है और हम लोग पीते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत कंपनियां होता है, जैसे मैं आप बता देना। ठीक है, बिहार में नदी क्षेत्र में परिवहन का योगदान बताना। देखो, बिहार में नदी क्षेत्र के परिवहन का क्या योगदान है? 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, बिहार में नदी क्षेत्र में परिवहन का योगदान लिखें। ओके, तो लिखोगे, बिहार भारत की एक ऐसी राज्य है जहाँ नदियों का घना जाल है। बिहार में सबसे ज्यादा नदी है। ठीक है, भारत में जितने भी राज्य है ना, तो उन सभी राज्यों में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें नदियों का जाल बहुत ज्यादा घना है। इन नदियों ने सदियों से राज्य की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और परिवहन को आकार दिया है। बिहार की नदियां न केवल सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है, बल्कि वे राज्य के आंतरिक और बाहरी व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग उपलब्ध कराती है। अभी महत्वपूर्ण मार्ग क्या है? देखो, बिहार की नदी न केवल सिंचाई और पानी पीने के स्रोत उपलब्ध कराती है, बल्कि
राज्य के आंतरिक और बाहरी व्यापार के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्ग देती है। जैसे गंगा नदी की बात करो, बिहार का सबसे प्रमुख नदी है जो राज्यों को दो भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी पर कई घाट है जिनका उपयोग माल ढुलाई, तो पहला यहाँ देखोगे महत्वपूर्ण, इतना तो लिखोगे परिचय तो लिखना, बिहार में प्रमुख नदी गंगा है जिसके तट पर कई घाट है, इनका उपयोग माल ढोने में और यात्री परिवहन के लिए किया जाता है। तो इन सभी नदियों का प्रयोग देखो ना, बिहार में जो भी नदियां होती है दो रूपों में काम आती है। पहला माल ढोने में, कोई वस्तु लाद दो और ढोते रहो इस पार से उस पार, और दूसरा यात्रा को परिवहन करने में, जो भी इंसान होते हैं ना इस पार से उस पार जाते हैं तो यात्रा परिवहन के लिए नदियों का प्रयोग किया जाता है। तो दो प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका बिहार की नदियां निभाती है। तो ये तो मुख्य आंसर हुआ, और यहाँ आसपास की बात लिखोगे 2 नंबर में हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर मान लो कितना बड़ा नहीं लिखना चाहते हो तो इसमें कटिंग कर लेना, है लिख लेना मेन लाइन यहाँ, और तब है लिख देना कि बिहार के सबसे प्रमुख नदी है गंगा, जिसके तट पर कई घाट है जिनका उपयोग माल ढोने में और यात्री परिवहन में किया जाता है। ठीक है, ये मेन आंसर लिखना। तो और लग रहा है कि ज्यादा कंटेंट है तो मेन आंसर लिख देना। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित करने वाले कारण। देखो, सामान्य संचार का मतलब होता है संदेशों का आदान प्रदान करने वाले माध्यम को संचार व्यवस्था कहते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, इस सब संचार होता है। जो हम अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार के संदेश हम बैठे बैठे मैसेज ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होता है? संचार होता है। तो संचार एक ऐसी व्यवस्था है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेजों को, संदेशों को भेजा जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, किसी तकनीकी की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से इसमें बाधा उत्पन्न हो जाता है। बाधा कैसे उत्पन्न होता है? संचार व्यवस्था हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह हमें दुनिया के बाकी हिस्सों से जुड़े रहने में मदद करती है, लेकिन कई बार विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था बाधित हो जाती है। जैसे देखोगे भूकंप आता है तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है। तो पहला बाधा उत्पन्न हुआ भूकंप, दूसरा बाढ़, तीसरा तूफान, चौथा बताओगे आग लगना। भूकंप आता है ना तो भूकंप से क्या होता है? भूस्खलन होता है, दरारें, भूमिगत केबल का नुकसान हो जाता है। जमीन में ना केबल लगा होता है, केबल तारवा जैसे टूट जाता है। कभी कभी भूकंप आता है तो जमीनिया फट जाता है, जमीन फटता है तो कभी कभी तारों टूट जाता है। जब तार टूट जाता है तो वो केवल तार टूटेगा तो संचार उसके माध्यम से आवागमन होता है, संचार उड़ नहीं आ पाएगा। दूसरा है कि बाढ़ आता है, बाढ़ से दूरसंचार टावर, केबल, नेटवर्क उपकरण को पानी में डूबने या क्षतिग्रस्त होने की खतरा होता है। कभी टावरें गिर जाता है तो इससे भी नुकसान होता है। तूफान, तेज हवा और बारिश दूरसंचार उपकरण को नुकसान पहुंचा सकती है और बिजली की आपूर्ति को बाधित कर सकती है। जो लाइट नहीं रहेगा तो कोई उपकरण नहीं काम करेगा। तो समझ सकते हो तुम बाबू कि तूफान जब भी आता है तो हवा, बहुत तेज हवा बहता है, पुल गिर जाता है, तार टूट जाता है, बिजली का आवागमन में बाधित उत्पन्न होता है, जिससे हमारा उपकरण चार्ज नहीं हो पाता है। इस प्रकार बाधा उत्पन्न होता है। आग लगता है तो आग लगने से विभिन्न प्रकार के दूरसंचार उपकरण नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस 4 को बाधा है। संचार व्यवस्था को बाधा करने वाले कारण कौन है? यही 4 है। ठीक है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति बताना है। क्रांति जब हो रहा था 1917 में, रूस में क्रांति हुआ था ना 1917 में, उससे पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी? तो बताओगे रूसी क्रांति की स्थिति में लिखना, 1917 की रूसी क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे जारशाही व्यवस्था और जमींदारों के शोषण के शिकार थे। उनकी दयनीय स्थिति ही रूसी क्रांति का एक प्रमुख कारण बनी। जैसे पहला कारण बताओगे जमींदारी प्रथा, दूसरा कम उत्पादकता। जमींदारी प्रथा किसानों को बहुत ज्यादा शोषण करती थी, बहुत ज्यादा। कैसे? अधिकांश भूमि जमींदार के पास थी, किसानों को जमींदारों का लगान देना होता था और वे अक्सर शोषण के शिकार होते थे। टाइम से यदि कर न देने की वजह से उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, शोषण किया जाता था, अगले साल वसूला जाता था दुगुना। किसान पुराने तकनीकों से खेती करते थे जिससे उत्पादन कम होता था और वे गरीब ही रह जाते थे। तो ये है 1917 से क्रांति, 1917 में जो क्रांति हुआ था रूस में ना, तो उस रूसी क्रांति से पूर्व की स्थिति रहा रूसी किसानों का। अब यहाँ देखोगे आप सुखाड़ में, यहाँ जो बोला है ना,
सुखाड़ में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए क्या करनी चाहिए? देखो बहुत बार कभी कभी सूखा आता है हमारे बिहार में देखो तो दक्षिण बिहार में सूखा आता है, उत्तर बिहार में बाढ़ आता है। तो जिस एरिया में सूखा आता है उस सूखा वाले क्षेत्रों में नमी बनाए रखने के लिए, मतलब धरती में पानी बनाए रखने के लिए आप कौन कौन से तरीका अपनाओगे? देखो, सूखा के मौसम में मिट्टी की नमी बनाए रखना फसलों के लिए, पैदावार के लिए बेहद जरूरी होता है। बेहद जरूरी होता है। इसके लिए सूखा में मिट्टी की नमी को बरकरार रखा जा सकता है। इसके लिए कुछ उपाय नीचे है। पहला, फसल चक्र करनी चाहिए। पहले हमें क्या करनी चाहिए? फसल चक्रण करनी चाहिए। फसल चक्रण में ये आप लगाओगे। पहला तरीका क्या है? मिट्टी में नमी आप बरकरार रखना चाहते हैं तो सबसे पहले फसल चक्रण कीजिए। दूसरा, सिंचाई का आधुनिक तरीका अपनाइए, सिंचाई के आधुनिक तरीका का अपनाइए। तीसरा बात है कि आप वर्षा जल संग्रह कीजिए, वर्षा जल संग्रह कीजिए। और चौथा है कि ज्यादा से ज्यादा आसपास पेड़ पौधे लगाइए। एक वर्षा जल संग्रह, आयो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए। ये चार को बताओगे तो सुखाड़ वाले क्षेत्रों में नमी बना रहेगा। कौन कौन बाबू? पहला, फसल चक्रण लगानी चाहिए। कैसे? मतलब आए धान बोए हो तो अगली बार क्या करो? गेहूं, उसके बाद दाल, उसके बाद मतलब बदल बदल के फसल लगानी चाहिए। दूसरा है ड्रिप सिंचाई के आधुनिक तरीका अपनानी चाहिए। आधुनिक तरीका ये होता है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई क्या होता है? छुल छुल का मतलब होता है छिड़क छिड़क के पानी नहीं पटाया जाता है। ड्रिप सिंचाई पानी पाइप में छिद्र कर दिया जाता है, पतले पतले छिद्र, और फुहरा मार कर पूरा खेत को पटा देता है। इससे क्या होता है? पानी की बचत होती है। तो ड्रिप सिंचाई करनी चाहिए, वर्षा जल संग्रह करनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगानी चाहिए। ये सब क्या है? ये सब है सुखाड़ वाले क्षेत्रों में नमी बनाए रखने के कारण। ठीक है, हम जो बोले ना वही लिख देना चाहिए। ठीक है, वर्षा जल संग्रह, अन्य उपाय में पेड़ लगानी चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करनी चाहिए। पांचवा बता देना, जैविक खाद का उपयोग करनी चाहिए। जैविक खाद क्या होता है? गोबर गोथार जो होता है ना, उसका उपयोग करोगे खाद के रूप में तो उससे क्या होता है? भूमि प्रदूषण नहीं होता, उर्वरक शक्ति आपका नष्ट नहीं होता है, और लंबे समय तक आपके नमी, आपके उर्वरक शक्ति बना रहता है, भूमि प्रदूषण नहीं होता है, जिससे सुखाड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो जैविक खाद का उपयोग भी करनी चाहिए, याद रखना। अब आपसे पूछेगा वर्षा जल संग्रह से आप क्या समझते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन। देखो, हम जो बोलते हैं ना वो भी आंसर लिख देना। हम समझा रहे हैं, अपने माध्यम से आंसर लिखने का प्रयास करो। और अपने माध्यम से कुछ इस कंटेंट से भी लिख सकते हो, कुछ बोलते हैं उससे लिख सकते हो, लेकिन अपना खुद का एक नोट्स तैयार करो। पहला देखो, वर्षा जल संग्रह का मतलब क्या होता है? वर्षा जल संग्रह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के पानी को, वर्षा के, यहाँ छूट गया है वर्षा, यहाँ लिख देना, वर्षा के पानी को इकट्ठा करके उसके बाद उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। यह पानी को बर्बाद होने से रोकता है और सूखे के समय से पानी की कमी की समस्या को कम करने में मदद करता है। तो वर्षा जल संग्रह यही करता है। वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है और बाद में उस पानी का उपयोग किया जाता है, ताकि सूखे की स्थिति जब रहेगा तो उस समय उस पानी को पुनः हम उपयोग कर सकें। इसका कुछ लाभ है वर्षा जल संग्रह के लाभ, जैसे देख सकते हो यहाँ लिखा हो, यहाँ एक फिगर है, इस फिगर में देखो, इसको कहते हैं टोक्का विधि। क्या कहते हैं बाबू? टोक्का विधि। देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में चलता है। यहाँ बारिश होता है, बारिश से जो घरवा देख रहे हो, इस घर पर पानी आता है, और घर पर पानी आएगा तो ओरिया का पूरा पानी चूक कर नीचे आ जाएगा। एक पाइप लगा दिया जाता है, इस पाइप से आता है कंटेनर में, इस कंटेनर से आता है छान छान का एकदम शुद्ध पानी यहाँ जाता है, वही पानी यहाँ आता है, शुद्ध अशुद्ध सब रहता है। इसके बाद इसमें संग्रहित कर दिया जाता है। अब इसे संग्रहित करने के बाद इसमें से एक और पाइप लगा दिया जाता है, और जो मन करे वो उपयोग कर सकते हो। यहाँ एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में देखो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उस पानी को उपयोग कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के जमीन में नमी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों काम सही है, कुछ लोगों का अलग अलग सोचना होता है। वर्षा जल संग्रह के लाभ क्या है? पानी की उपलब्धता, और दूसरा भूजल स्तर में सुधार। दो लाभ है। वर्षा जल संग्रह का पहला लाभ है पानी की उपलब्धता ज्यादा हो जाता है, दूसरा भूजल स्तर में सुधार हो जाता है। भूमि के जल स्तर होता है ना, उसमें बढ़ोतरी आता है। भूजल स्तर कब गिरता है? देखो, बढ़ती जनसंख्या क्या करता है ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, भूमि के जल स्तर नीचे जा रहा है। ठीक है, पहले 20 फुट पर पानी मिल जाता था, अब देखो
30-70 फीट 80 फीट हिलाना पड़ता है नल का, तब जाकर पानी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, भू स्तर नीचे चला गया है। और जब वर्षा जल संग्रह करोगे तो भू स्तर बढ़ेगा, ये फायदा होता है। चलो 2 हो गया। तीसरा बता के पर्यावरण संरक्षण भी होता है इससे लाभ। वर्षा जल संग्रह से पर्यावरण संरक्षण भी होता है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो बताओगे आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपदाएं किसी भी समय कहीं भी और बिना किसी चेतावनी के आ सकती है। आपदा का मतलब होता है तत्कालिक, मतलब किसी आकस्मिक दुर्घटना होना आपदा कहलाता है। वो कह कर नहीं आता है कि हम आपदा आने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी का दुर्घटना हो जाए, अगर ओला बारिश आवे मतलब आ जाए, तो वो कह कर थोड़ी आएगा कि हम आ रहे हैं। इसलिए लिखोगे क्योंकि ये आपदाएं कभी भी किसी भी समय आ सकता है, बिना किसी चेतावनी को हो सकती है। ये आपदाएं प्राकृतिक और मानवकृत दोनों हो सकती है। इससे जान माल की भारी नुकसान होता है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है, जानमाल की क्षति, जानमाल की रक्षा करना। पहला आवश्यकता क्या है, जानमाल की रक्षा करना। और दूसरा आवश्यकता ये है आर्थिक नुकसान को कम करना। आर्थिक नुकसान को कम करना ये मेन 2 कारण है, ठीक है। आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, आपदा प्रबंधन इसलिए आवश्यक है ताकि हम जानमाल की क्षति को रक्षा कर सके, उसका बचाव कर सके और अधिक से अधिक नुकसान होने से बचा सकें, इसलिए बहुत जरूरी है। आपदा प्रबंधन आवश्यक क्यों है, प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट। जब कोई भी आपदा आने वाला है तो पहले से ही मैनेजमेंट कर लो, पहले से ही तैयारी कर लो ताकि हमारा नुकसान कम हो। समझ पा रहे हो। जैसे मान लो बहुत बड़का प्रलय आने वाला है, मतलब भूकंप आने वाला है या फिर बाढ़ आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, अपने घर से जितने भी सामान होगा ना, अब उससे पहले ही सतर्क हो जाएंगे, मैनेजमेंट कर लेंगे, ऊंचे स्थान पर लेकर चले जाएंगे ताकि हमारा नुकसान कम हो, ठीक है। तो प्रबंधन का मतलब यही होता है बचाव करने का उपाय। तो इसका बचाव करने का उपाय क्यों किया जाता है, बचाव क्यों किया जाता है, ताकि हमारा नुकसान कम हो, ताकि हमारा जानमाल की क्षति ना हो, हम रक्षा अपने सामानों को कर सके, इसलिए जरूरी है। तो पहले 3 लाइन लिख देना और तब लिखना आपदा प्रबंधन की आवश्यकता के प्रमुख कारण जानमाल की क्षति, जानमाल की रक्षा करना होता है और दूसरा आर्थिक नुकसान का कम करना होता है। सूचना का अधिकार 10 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। सूचना का जो अधिकार कानून होता है, सूचना का अधिकार सुनवाई के अधिकार, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो कहोगे सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को सरकार के कामकाज के बारे में जानने का अधिकार देता है। सूचना का अधिकार किसे कहते हैं, ऐसा अधिकार जो सरकारी कामकाज के सुनने का अधिकार देता है, उसी को हम सूचना का अधिकार कहते हैं। कि सरकार कोई भी काम करेगा ना तो हमें सूचना जरूर देगा, मीडिया के माध्यम से दे चाहे अखबार के माध्यम से दे, लेकिन देगा। वो अपने आप नहीं कर सकते हैं, जो मन करेगा सूत नहीं कर सकते हैं। यही अधिकार हमारा होता है सूचना का अधिकार। ऐसा अधिकार जो सरकार के काम काजों को जानकारी देता हो, उसी को हम सूचना का अधिकार कहते हैं। सबसे पहले राजस्थान में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। यह पारदर्शिता होता है, पूरी तरह से पारदर्शिता होता है, आर पार दिखाई देता है। ये पर्दा के पीछे क्या काम होता है ये सब नहीं होता है, एकदम आर पार जो भी काम करो प्रेस करो, सभी जनता को बताओ कि हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए कहोगे पारदर्शिता होता है। भ्रष्टाचार नहीं होता है, भ्रष्टाचार रोकता है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है, और वो कोई गलती भी होगा तो सरकार जनता को जवाब देगा। इस तरह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और नागरिकों को सशक्त बनाता है। तो सूचना का अधिकार यही होता है, कुछ और नहीं होता है। उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं। देखो उपभोक्ता शोषण के कुछ कारण होता है। उपभोक्ता शोषण पहले देखो ये क्या होता है, तो बताओ। उपभोक्ता शोषण का मतलब होता है उन परिस्थितियों या कार्यों से जिनमें उपभोक्ताओं को जानबूझकर या अनजाने में नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसी को उपभोक्ता शोषण कहा जाता है। देखो कोई दुकानदार है तो दुकानदार क्या करता है, अपने कस्टमर को कभी कभी जानबूझकर ठग देता है और कभी कभी अनजाने में ठग देता है, तो इसका मतलब शोषण कर रहा है। उपभोक्ता को शोषण मतलब उपभोक्ता किसे कहते हैं, कंज्यूमर को कहते हैं। जैसे मान लो कि दूध खरीदने जा रहे हो तो जो दूध बेचने वाला होता है कभी कभी पानी मिला देता है, कुछ लोग मिला देते हैं, कुछ लोग एकदम फ्रेश बेचते हैं।
तो जो जानबूझकर मिलाता है इसका मतलब क्या करता है, अपने उपभोक्ता को शोषण कर रहा है। तो वही लिखा गया है, इसका अर्थ होता है उन परिस्थितियों या कार्यों से जिनमें उपभोक्ताओं को जानबूझकर या अनजाने में नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उपभोक्ता शोषण कहलाता है। यह शोषण व्यापारी, निर्माताओं, विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता शोषण कौन करता है? जो सेवा देता है, जो बिक्री करता है, जो मतलब कुछ बेचता है, तो उसके द्वारा उपभोक्ता शोषण किया जाता है। जो अपने लाभ के लिए उपभोक्ताओं की स्थिति का दुरुपयोग करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, उपभोक्ता के शोषण कई तरीकों से किया जा सकता है। इसका कारण देखो, उपभोक्ता के शोषण क्यों होता है? तो सबसे पहले एक उपभोक्ता के शोषण की अगर बात करोगे ना, इसका कारण यही है जानकारी की कमी। उपभोक्ता को जानकारी उतना नहीं होता है। अगर उपभोक्ता एकदम जागरूक होगा, जानकार होगा, तो वो वहाँ लड़ सकता है कि इतना ही क्यों दे रहे हो, हमें शोषण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता जो होता है ना, खरीदारी करता है, वो उसे थोड़ा जानकारी की कमी होती है। दूसरा है कि कानून जागरूकता की कमी होती है, मतलब कानून के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, इसलिए वो ठगा जाता है। प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है यदि कहीं सामान खरीदने जाते हो और वहाँ एक ही दुकान है, तो बढ़ चढ़ के दाम मांगेगा, बहुत ज़्यादा लोगों को शोषण करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमारे अलावा दूसरा कोई बेचता भी नहीं है, इसलिए जानबूझकर अपने ग्राहकों को ठगता है। तो ये भी कह सकते हो प्रतिस्पर्धा के अभाव रहता है। और दूध बेचने वाला या क्यों कोनो दूध बेचने वाला है तो क्या कहेगा? 80 रुपये 90 रुपये किलो लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। इसका मतलब क्या है? प्रतिस्पर्धा वहाँ नहीं है। और 2-3 आदमी बेचने वाले होंगे ना, तो ऑटोमेटिक 5 रुपये घटा देंगे, कहेंगे ले जा 5 रुपये, 40 रुपये में ले जा। समझ रहे? तो प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है होड़ लगना, तो होड़ की कमी हो जाता है, इसलिए उपभोक्ता को शोषण किया जाता है। उपभोक्ता शोषण के रोकने का कुछ उपाय अगर पूछा जाए कैसे रोकोगे, तो उपभोक्ता को जागरूक कर दो। कानूनी सहायता ये दो ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से उपभोक्ता को रोका जा सकता है, शोषण को रोका जा सकता है। प्राकृतिक आपदा के एक विस्तृत विश्लेषण कर, ये बताओ प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? परिभाषा लिख लेना, क्योंकि क्लास में बता दिया गया था। और प्राकृतिक आपदा के विश्लेषण का मतलब बाढ़ के बारे में लिख देना, बाढ़ क्या होता है। उसके बाद सुनामी के बारे में लिख देना, चक्रवात के बारे में लिख देना, ज्वालामुखी के बारे में लिख देना, और उसके बाद से आप भूस्खलन के बारे में लिख देना। 4 बुक के बारे में एक लाइन लिख देना, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। अब प्राकृतिक आपदा का विश्लेषण मतलब उसके बारे में, प्राकृतिक आपदा का लिस्ट बना लेना 3-4 को, और उसके बारे में 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख देना। ठीक है, मेन बात, तो वो हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हम जैसे कर रहे हैं वैसे करना जरूर। 12 नंबर तुम समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? 12 नंबर देखो, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन। आकस्मिक प्रबंधन का मतलब होता है अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, आकस्मिक है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाला प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, तो उसमें स्थानीय जो प्रशासन होते हैं, स्थानीय प्रशासन का मतलब होता है गांव के लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो कौन कौन से अपना भूमिका निभाते हैं, कौन कौन से योगदान निभाते हैं। देखो जिगनही की बात करोगे, हम अपने गांव की बात करें तो उसमें देखोगे कि स्थानीय प्रशासन मतलब भी नहीं, आसपास के जो भी प्रशासन होते हैं अधिकारी, वो भी नहीं, ब्लॉक वाले क्या करते हैं, यही ना करते हैं कि आएंगे, और जरूर नहीं है कि वही मतलब कोई भी गांव हो सकता है जहां दुर्घटना घटा हो तो वहां स्थानीय प्रशासन आएंगे और उनको राहत पहुंचाएंगे। वो पहले से ही मैनेजमेंट करके रखेंगे, उनके लिए योजना बनाएंगे। अगर कोई दुर्घटना होता है तो उसके लिए हम क्या क्या योजना कर सकते हैं, कौन कौन से उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, इसके लिए कुछ उपाय को सुझाते हैं। कौन कौन, रुको नीचे बाद में बताया जाएगा, पहले है देखो, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे स्थानीय परिस्थितियों को सबसे पहले अच्छी तरह से समझते हैं और आपदा के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं। जब आपदा आने वाला होता है ना, तो उस समय पहले आकर सतर्क कर देते हैं कि सतर्क हो जाइए, बाढ़ आने वाला, भूकंप आने वाला है, मतलब ये सब सतर्क कर देते हैं। उसके बाद से स्थानीय प्रशासन की भूमिका निम्नलिखित होता है। पहला, आपदा जोखिम मूल्यांकन करना, आपदा प्रबंधन योजना बनाना। दूसरा, आपदा राहत सामग्री का भंडारण करना, जैसे जिस गाँव में बाढ़ आता है ना, देखना वो चिवड़ा मीठा देता है खाने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि आपके घर में बाढ़ आ गया है, पानी है और आप टाइम से खाना नहीं बना पाते हैं, तो एक काम कीजिए, तब तक चिवड़ा मीठा भेली ले लीजिए, तब तक खाते रहिए। तो इसी कहते हैं राहत सामग्री, मतलब आवश्यकता की पूर्ति करता है। आपदा के समय लोगों को सचेत करने के लिए एक प्रभावी संचार प्रणाली विकसित करता है, रेडियो प्रसारण के माध्यम से सतर्क कर देता है।
कि इतना लाख पानी छूटा है, आप सतर्क हो जाइए। स्वयं सेवकों को प्रशासनिक प्रशिक्षित करता है, समुदाय को आपदा के लिए तैयार करता है। जो भी आपदा ग्रसित क्षेत्र होता है वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि आप तैरना सीख लीजिए। कहीं गलती से आप कहीं पानी के क्षेत्र में घेरा जाएंगे तो आप तैर कर निकल सकते हैं बाहर, ये भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा देखो तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव के कार्य किया जाता है। राहत शिविर स्थापित करना, पीड़ितों को भोजन देना, पानी देना, आश्रय प्रदान करना और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। अगर कोई जोखिम हो गया तो उसे डॉक्टर से सुई गथवानी चाहिए। ये भी कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की भूमिका होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखोगे, आय और गरीबी में क्या संबंध है। क्वेश्चन पूछेगा आय और गरीबी में आप क्या संबंध रखते हैं। तो देखो, आय और गरीबी के बीच जो संबंध होता है ना, आय और गरीबी के बीच एक सीधा संबंध होता है। आय का मतलब होता है जितना पैसा कमाते हो ना वो गरीबी से लिंक हो जाता है। अगर पैसा कम कमाओगे तो गरीब रहोगे, पैसा ज़्यादा कमाओगे तो गरीबी मिटेगा, अमीरी के लिस्ट में जाओगे। तो आय और गरीबी के बीच में बहुत सीधा संबंध होता है। आय किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा एक निश्चित समय अवधि में अर्जित कुल धनराशि को आय कहते हैं। आय किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय अवधि में जितना धनराशि अर्जित किया जाता है उसको आय कहते हैं। जबकि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के पास अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, वो गरीबी होता है। गरीब क्या है? गरीबी एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति के पास बुनियादी आवश्यकता का मतलब होता है रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक ना। बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, वो क्या होता है? गरीबी होता है। ये लिख देना, 2 नंबर में हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। देखो, जैव संसाधन और अजैव संसाधन पूछे ना तो याद रखना, ऐसे संसाधन जो जीवित हो उसे जैव संसाधन कहते हैं, और ऐसे संसाधन जो निर्जीव हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। तो जैव संसाधन का लिखना, जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है, जो जीवित होता है या जो कभी जीवित रह चुका होता है। ये संसाधन सीधे परोक्ष रूप से जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधा, जानवर, मछली, मनुष्य आदि, ये सब जैव संसाधन है, ठीक है। इसके बाद देखो इसकी विशेषता क्या है। ये नवीकरणीय हो सकते हैं और अनवीकरणीय भी हो सकते हैं। ये जैविक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं और इसमें वृद्धि और प्रजनन होने की क्षमता होती है। और अजैव संसाधन की अगर परिभाषा देखोगे तो कहोगे ऐसा संसाधन जिनमें जीवन नहीं होती है, ये प्रकृति में पाए जाते हैं और इन्हें खनन या अन्य भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब ये निर्जीव होता है और वो सजीव होता है, ठीक है। और इसकी विशेषता की बात करो, उदाहरण देख लो, चट्टान, खनिज, धातु, पानी, हवा, मिट्टी, ये सब अजैव संसाधन है। इसकी विशेषता के प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्रजनन नहीं करते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इसमें वृद्धि और प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी हो सकते हैं, ठीक है। और कोयला देखोगे तो वो अजैव होता है, ठीक है। दूसरा बात कि वो नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि भग भग धुआं फेंकता है और पुनः उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। और ऊर्जा की बात करोगे, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा, पवन, हवा, ये सब पवन चक्की जब चलता है तो नवीकरणीय ऊर्जा में आ जाता है। तो ये हम आपसे पूछ रहे हैं सौर ऊर्जा। देखो, सौर ऊर्जा अगर पूछा जाए, सौर ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है, कमेंट करो तो, नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय। इसके अलावा यदि किसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछना है कमेंट कर लो या फिर व्हाट्सएप कर लो, ओके।